हाँ जी भाई, अकाउंटिंग फॉर इशूअर 2000 की दोनों अमोर्टाइजेशन और 2012 की एक पीरियड की लेस होगी। सही नहीं, 2012 की भी दोनों सालों की लेस होगी ना, दोनों पीरियड्स की। सही है, ओके जी। अच्छा भाई, फोकस कर लें इधर। अकाउंटिंग फॉर इशूअर। भाई मुझे एक बात बताओ, जब भी इशूअर डेट सिक्योरिटीज को इशू करेगा, अच्छा पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं कि हमने अब तक इन्वेस्टर की अकाउंटिंग सीख ली है, इक्विटी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की भी और डेट सिक्योरिटी में। यानी अगर मैंने ये कहा कि अगर मेरा इन्वेस्टर इक्विटी सिक्योरिटी परचेज करेगा तो क्या अकाउंटिंग होगी, डेट सिक्योरिटी परचेज करेगा तो क्या अकाउंटिंग होगी, तीनों में से कोई भी मॉडल पे रखे मुझे वो अकाउंटिंग आती है। अब हम कॉरेस्पॉन्डिंगली सोचेंगे किसका, इशूअर का। अब हम सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर इशूअर में सीख रहे हैं कि अगर इशूअर पैसे रेस करे कौन सी सिक्योरिटी को इशू करके, डेट सिक्योरिटी को इशू करिए, क्योंकि ताजा ताजा चल रहा है ना, तो ये फिर इसकी लेगेसी को कंटिन्यू करते हैं, समझ आ जाएगा जल्दी से। ओके, मुझे एक बात बताओ, जब भी मेरा इशूअर सिक्योरिटी इशू करेगा तो उसके पास पैसे आएंगे या इसके पास से पैसे जाएंगे? ये कौन कह रहा है जाएंगे भाई? आएंगे पैसे। अच्छा भाई, तो ये एक एंट्री बनाएगा, कैश करेगा डेबिट, आप कहेंगे सर या तो डिबेंचर या तो बॉन्ड पेएबल, XYZ अमाउंट से इसकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। यानी एक चीज जो एक के लिए एसेट है दूसरे के लिए क्या है, लायबिलिटी है। अच्छा, आपने ये बखूबी डेफिनेशन में भी देखा है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो फाइनेंशियल एसेट है वन पार्टी के लिए और फाइनेंशियल लायबिलिटी है दूसरी पार्टी के लिए, तो दूसरी पार्टी कौन थी, इशूअर, उसके लिए क्या बन रही है, फाइनेंशियल लायबिलिटी। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंगली उससे भी मैच किया इसको। अच्छा भाई, सवाल एंट्री बनाने का नहीं है, सवाल है लॉजिक का कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अब जरा सुकून से समझना, फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहली चीज वो ये कहता है कि पहले एक कॉन्सेप्ट को समझो। वो कॉन्सेप्ट क्या है? जब मैं इन्वेस्टर की बात करूंगा तो मैं कहता हूं कि भाई इसके लिए एक्चुअल रिटर्न होता है। एक्चुअल रिटर्न मतलब इसकी होती है इनकम। जब मैं इशूअर की बात करूंगा तो इसके लिए हम कहते हैं इसके लिए होती है एक्चुअल, भाई जो एक बंदे की इनकम है दूसरे के लिए क्या है, कॉस्ट है। अच्छा, तो फिर सर मैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक चीज समझाने लगा हूं, अगर आपको ये बात समझ आए। मेरा मानना यह है कि यहाँ पे IRR का मतलब होता है एक्चुअल इनकम, वहां पे IRR का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंस। अब ये बात नहीं समझ आई तो उसको हम थोड़ा सा और नीचे लेवल पे आके समझाते हैं, बहुत फोकस से समझिएगा। मैं कहता ये हूं कि अगर ये इशूअर कूपन ऑफर करेगा 10% का, अगर ये इशूअर क्या ऑफर करेगा, कूपन ऑफर करेगा कितने का, 10% का, तो इसके लिए ये कूपन भी कितना होगा। पर बखूबी मुझे एक बात समझ आती है कि ये कूपन इसके लिए इनकम है, इसके लिए एक्सपेंस है। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अकाउंटिंग नहीं सीखे, अभी डायनामिक सीख रहे हैं। अच्छा भाई, फिर आगे लेके चलते हैं उसको। मैंने कहा कि सर मुझे ये लगता है, अब प्लीज फोकस होकर समझना, अगर ये प्रीमियम पे करेगा डे वन पे, याद आ रहा है डे वन पे प्रीमियम पे किया करता था ये, तो लेट से अगर इसने 2 रुपए का प्रीमियम पे किया, इसको सिंपल यूं करते हैं, प्रीमियम पेड, कुछ परसेंटेज वगैरह नहीं लिखते, इसने अगर प्रीमियम पे किया XYZ परसेंटेज का, तो मुझे एक बात बताओ, इसकी इन्वेस्टर की जो इनकम है
वो क्या हो गई थी, इनकम कम हो गई थी। अच्छा सर, मुझे ये बात समझ आती है कि इसकी इनकम कम होने का मतलब ये है कि इसका आईआरआर कम हो गया था। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप कर देते चीजें, इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ ताकि मैचिंग चला सको दोनों को। अच्छा, अब आओ सामने वाली की बात करते हैं। सर मुझे ये लगता है कि जब एक बंदा प्रीमियम पे करेगा तो एक बंदा प्रीमियम रिसीव करेगा। बहुत सुकून से इस बात को समझना भाई। मुझे ये लगता है, यानी बातें बिल्कुल नहीं है, इधर फोकस होकर देखना है। एक बंदा प्रीमियम रिसीव करेगा, तो जो बंदा प्रीमियम रिसीव कर रहा है वो इशूअर है। मुझे एक चीज यहां पे समझानी है आपको कि इससे इसका एक्सपेंस कम हो जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ सुकून से समझ के, मैंने किसी बंदे से पैसे लिए, मैंने कहा मैं तुझे 10% का रिटर्न दूंगा, और साइमल्टेनियसली मैं उसको एक और बात कह रहा हूं कि तू मुझे प्रीमियम देगा जो मैं तुझे वापस। तो क्या मैं टेक्निकली कह सकता हूं कि जो मेरा एक्सपेंस है उसमें कुछ सेव हो गया? जब कुछ सेव हो गया तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, मेरी कॉस्ट क्या हो गई? तो यहां पे आईआरआर का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंस। तो जब इशूअर प्रीमियम रिसीव करता है ना, तो उसके कॉस्ट की एक्सपेंस की बचत है। एक मिनट, उसके कॉस्ट की एक्सपेंस की क्या है, बचत है। तो मैं पहले खाली यहां पे लिख रहा हूं कि इस हरकत से यहां पे आईआरआर क्या होगा, कम होगा। वापस से एक्सप्लेन करता हूं क्योंकि टेक्निकली मुझे पता है, सुकून से समझो। मैंने कहा पहले तो सिंपल फंडा रखो, मैं इशूअर, कोई इन्वेस्टर है, मैंने इशूअर बीइंग एन इशूअर कहा कि भाई मैं तुम्हें 10% का रिटर्न ऑफर करूंगा। ये 10% को नाम क्या दिया, कूपन रेट। सामने वाले ने कहा मुझे 10% रिसीव होगा, उसके लिए भी क्या है, कूपन रेट। उसकी इनकम है मेरा। अब जरा लॉजिकली समझो, वो जितने ज्यादा पैसे पे करेगा जो उसको वापस नहीं मिलेंगे, उससे उसकी इनकम कम होगी। इस बात को समझो, हमने ये सीखा हुआ, ये किया हुआ, मैं रिकॉल करवा रहा हूं वापस से। भाई मुझे ये लगता है कि जो मेरा इन्वेस्टर है वो जितने ज्यादा पैसे देगा उससे उसकी कमाई पे इफेक्ट आएगा। आप याद करो उसकी इनकम क्या हो रही थी, कम हो रही थी। भाई इनकम उसकी कम इसलिए हो रही थी क्योंकि वो 10% नहीं कमा रहा था, वो उससे कम कमा रहा था क्योंकि उसकी इनकम कम हो रही थी। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, सामने वाले का सोचो, जो मेरा इशूअर है उसने मुझे कहा था कि भाई मैं उसे 10% दूंगा, यानी मैं बीइंग एन इशूअर किसी को कह रहा हूं भाई मैं आपको 10% का सूद दूंगा। मेरा एक्सपेंस कितना था, आइडियली 10%। पर मैंने इन्वेस्टर को कहा कि भाई तू मुझे 2 रुपए का प्रीमियम देगा जो मैं तुझे वापस। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मैं असल एक्सपेंस 10% का करता उसमें कुछ बचत हो गई, उसमें कुछ। तो मेरा एक्सपेंस ओरिजिनल रहा या कम हो गया? क्योंकि इशूअर के केस में आईआरआर का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंस। तो क्या मैं लोगों को ये कहूंगा कि मेरा एक्चुअल एक्सपेंस उतना ही है या कम हो गया? तो सर टेक्निकली आईएफआरएस में तो सिर्फ ये लिखा हुआ है व्हेन एवर इशूअर रिसीव्स प्रीमियम इट विल सेव हिज कॉस्ट। क्या बोला मैंने? व्हेन एवर इशूअर रिसीव्स प्रीमियम इट विल सेव हिज कॉस्ट। कैसे कॉस्ट सेव होगी सर? उसको प्रीमियम मिल रहा है ना, क्योंकि उसकी बचत हो रही है। उसको 10% पे करना था, उसमें से कुछ सेविंग हो गई, तो उसका एक्सपेंस क्या हो गया? मैं तभी तो कह रहा हूं बच्चों के, यहाँ पे इस केस के अंदर इशूअर का आईआरआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर वहां पे भी उसका आईआरआर कम हो रहा है। भाई सर लॉजिक है, रट्टा नहीं है। उसकी इनकम कम हो रही है, उसका एक्सपेंस कम हो रहा है। आप एक बंदे का सोचो पहले, आप इन्वेस्टर को भूल जाओ, अब आप सोचो इशूअर के हवाले से। मैं अगर ये कहूं, अगर ये प्रीमियम ना होता तो इशूअर की जेब से कितने लगते, 10%। 10% लगते, यहां तक हम साथ हैं। फिर मैंने बीइंग एन इशूअर, क्योंकि भाई हम AA रेटेड कंपनी है, हमने ये कहा कि भाई तुम इन्वेस्टर, तुम मुझे 2 रुपए का प्रीमियम दोगे या 5% का प्रीमियम दोगे ऊपर फेस वैल्यू के, जो मैं तुम्हें वापस नहीं करूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं पूरे 3 साल में जो भी सूद पे करूंगा उसमें मुझे कुछ बचत हो रही है, सिर्फ वही पे कर रहा हूं, बचत हो रही है। तो जब बचत हो रही है तो क्या मेरा एक्सपेंस एक्चुअल 10% के इक्वल है या उससे कम है? तो टेक्निकली मेरी कॉस्ट भी क्या है, कम है। तो मेरा आईआरआर भी कम है, क्योंकि इशूअर के केस में भी मैं वर्ड आईआरआर ही यूज करूंगा, बट उस आईआरआर का मतलब एक्चुअल इनकम होगा या एक्चुअल एक्सपेंस? एक्चुअल एक्सपेंस। पहले बताओ, यहां तक क्लियरिटी है बात की? पक्का? ऑनलाइन वालों प्लीज जल्दी बताओ, पहली चीज बताइए मैंने। बेहतरीन हो गया, क्योंकि यह है टेक्निकल, इसलिए आओ इसमें और खेलते हैं। मैंने कहा कि सर आ जाएं,
अगली चीज पे लेके चलते हैं, बहुत फोकस से देखना है इधर। मैंने कहा सर ये हो गया था पहला केस, आए सर दूसरे केस के ऊपर, बहुत फोकस से। मैंने कहा कि सर यहां पे इसने क्या पे की। अच्छा ये तो आप मुझे बता सकते हैं, बखूबी बता सकते हैं कि जब ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे करेगा तो इसकी इनकम कम हो जाएगी, तो मतलब इसका आईआरआर कम हो जाएगा। पक्की बात है। आईआरआर कैसे कम हो जाएगा सर? एडिशनल कॉस्ट लगी, इसकी इनकम कम हो जाएगी, तो यहां पे आईआरआर का मतलब होता है एक्चुअल इनकम। चलें जी, अब सर सामने वाली पार्टी को देखते हैं। मैंने कहा इसने ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है, ये पहला आ गया। हाँ भाई, इसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पक्की बात है। चलिए जी, इसका अगर एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो आईआरआर क्या होगा, डिक्रीज, इंक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि अब ये कहेगा कि मैंने अब तुम प्रीमियम को भूल जाओ, अब तुम प्रीमियम को भूल जाओ, सुकून से समझो। अब तुम प्रीमियम को हटा के सिर्फ ट्रांजैक्शन कॉस्ट को देखो। तुम पहले लोगों से पैसे ले रहे हो, तुम उसको कह रहे हो मैं तुम्हें 10% दूंगा, सही है जी। पर अब बीच में ब्रोकर भी आ गया। अब ब्रोकर तुम्हें कह रहा है क्योंकि मैं तुम्हें पैसे अरेंज करवा के दे रहा हूँ, इन्वेस्टर को कहता है मैं तुम्हें इन्वेस्टमेंट अरेंज करा के दे रहा हूँ, मुझे क्या कह रहा है, पैसे अरेंज करवा के दे रहा हूँ, तो मैं तुमसे भी कमीशन लूंगा। तो मैंने कहा कि भाई जब वो मुझसे भी कमीशन लेगा तो मैंने इस पैसे को हासिल करने के लिए, मैंने इस पैसे को हासिल करने के लिए क्या सिर्फ 10% का सूद देना है या ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देनी है। तो अब मेरी जेब से जो कॉस्ट लगी है वो एक है या दो है, दो हैं। पहली कूपन, दूसरा ट्रांजेक्शन कॉस्ट। तो इससे मेरी कॉस्ट क्या होगी, तो मेरा आईआरआर भी बढ़ जाएगा। पहले बताओ बात क्लियर है? पक्का ऑनलाइन वाले जल्दी बता दो। मैं यूं यूं होके सोचना, ये लेफ्ट पे जो है इन्वेस्टर है, वो इशूअर है, सही है। सोनिया बात क्लियर हो गई? अच्छा देखो, जैसे यहाँ पे हमारी एक बहन ने पूछा कि सर सुनना मेरी बात, वो कह रही है सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इसको रिसीव नहीं होगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या इन्वेस्टर इसको दे रहा है या ब्रोकर को? अच्छा दोनों किसको देंगे, ब्रोकर को, क्योंकि एक को वो इन्वेस्ट करवा के दे रहा है, दूसरे को वो पैसे अरेंज करवा के दे रहा है, तो दोनों से कमीशन चार्ज होगा। क्लियर है? अनलेस के एग्जामिनर कहते हैं कि किसी एक ने पे किया है, तो फिर सिर्फ एक ने पे किया होगा। क्लियर है? ओके। चलें जी, आई थिंक यहां तक कोई मसला नहीं है। आगे अभी हमने कोई सवाल शुरू नहीं किया टेक्निकली इसका, हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। चलो अब तुम मुझे समझाओगे क्योंकि ये वाला हिस्सा तुमने किया हुआ है। मुझे सिर्फ एक चीज बताओ, यानी फोकस के साथ मुझे सिर्फ एक चीज समझाओ कि यहां पे अगर मैं ये कहूं कि मैंने इसको जार्गन वही वाला रखते हैं, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। हाँ जानिए, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। कोई तुम में से मुझे बता दे इससे इसकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक्चुअल इनकम बढ़ जाएगी तो इसका आईआरआर भी, क्योंकि अब ये नॉर्मल से ज्यादा कमाएगा। पर क्या हमने इसको डे वन पे कुछ करना होता है या आईआरआर के अंदर होता है? भाई ये नहीं भूलना तुम लोगों ने। हमने कहा कि सर इससे इसकी आने वाली इनकम इंक्रीज हो जाएगी और इसका आईआरआर भी इंक्रीज हो जाएगा जी। एक मिनट जानी जानी, बिल्कुल बातें नहीं, बाबू इधर मुझसे पूछना है जी। किसमें इंक्लूड है? देखो बेटा, ये तो मैंने सवाल भी करवाया, सुनना है फोकस के साथ। मैंने आपको ये सिखाया था अपनी क्लास में कि जब रिडम्पशन एक प्रीमियम है तो आज वो तुम्हारी वैल्यू में शामिल नहीं है। तुम आईआरआर के अंदर उसको डालते हो, वो ओवर द पीरियड 3 सालों में इनकम को रिकॉर्ड करता है, तब जाके आखिर में तुम्हें पैसा मिलता है ज्यादा। तुम्हारा 1 मिलियन बचना चाहिए होता है, तुम्हें 1.1 मिलियन मिलता है। क्यों? क्योंकि तुम 1 लाख रुपए की इनकम 3 सालों में रिकॉर्ड करते हो, किसके जरिए,
IRR के जरिए, ये हमने सीखा हुआ है, मैं तो खाली रिकॉल करवा रहा हूँ उसको, क्लियर है? इसको नहीं भूलना है, मैं तभी जानबूझ के रिकॉल करवा रहा हूँ, भूलना नहीं है, सही है जी? वापस वापस से कह रहा हूँ मैं भाई, खुदा के वास्ते इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं भूलना है, इसमें मेहनत की हुई है भाई, एक एक चीज समझाइए। रिडम्पशन एट प्रीमियम, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था कि रिडम्पशन एट प्रीमियम का मतलब है तुम्हें आखिर में पैसे मिलेंगे ज्यादा। तो तुम्हें जाहिर सी बात है वो जो आखिर में पैसे मिलेंगे ना, आज तुम रिकॉर्ड कर सकते हो ना एक साथ आखिर में रिकॉर्ड कर सकते हो, तुम्हें ओवर द पीरियड रिकॉर्ड करना है। किसके जरिए रिकॉर्ड होगा? IRR के जरिए रिकॉर्ड होगा। तो हमने रिकॉर्ड भी IRR के जरिए किया था, क्लियर है? अच्छा भाई, अब रिडेम्पशन एट, अच्छा भाई मैं जिससे पूछूंगा ना उसने जवाब देना है, बिल्कुल बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैंने कहा यहां पे कह ये रहा हूं मैं, रिडेम्पशन एट प्रीमियम। आरिश, इस केस के अंदर इस इशूअर का एक्सपेंस ज्यादा हो जाएगा या कम? ज्यादा हो जाएगा, सोच ले। कम होगा? नहीं नहीं, पहले बताओ। ज्यादा होगा, रीजन? जेब से पैसे ज्यादा दे रहा है, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 10% तो दे रहा है, उसके अलावा उसको और ज्यादा पैसे दे रहा है, क्योंकि वो रिडीम कर, आज पैसे ले रहा है कम, बाद में पैसे देगा ज्यादा। तो दैट मीन्स कि इसका एक्सपेंस सिर्फ 10% नहीं है, उससे ज्यादा है, क्योंकि उसकी जेब से 10% के अलावा भी कुछ जा रहा है, वो है प्रीमियम एट रिडम्पशन। क्योंकि एक का फायदा है तो दूसरे का नुकसान है। तो क्या आप कह सकते हैं कि सर इसमें इसका एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो इसका IRR भी, क्योंकि इशूअर के केस के अंदर IRR का मतलब होता है एक्चुअल एक्सपेंस। इशूअर के केस में IRR का मतलब क्या होता है? ये देखो, जब मैंने क्लास शुरू की थी यही तो लिखा था, IRR का मतलब क्या है? एक्चुअल एक्सपेंस। वहां पे IRR का मतलब क्या है? एक्चुअल इनकम, क्योंकि वहां पे तुम इन्वेस्टर की बातें करते हो, यहाँ पे तुम इशूअर की बातें करते हो। जानी क्लियर है? देखो भाई, सीधी सी बात है, आज तुमने 100 रुपए लिए मुझसे, तुमने कहा सर 10% का रिटर्न दूंगा आपको। मैंने कहा अगर तुम सिर्फ 10 रुपए दोगे, 30 रुपए दोगे 3 साल में, तो तुम्हारा एक्सपेंस कितना होगा? 10%। अगर तुमने कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी पे की तो तुम्हारा एक्सपेंस कितना हो गया? 10% या इससे ज्यादा? इससे ज्यादा। और फिर तुम मुझे कह रहे हो सर आपको प्रीमियम भी दूंगा, तो क्या तुम्हारा एक्सपेंस सिर्फ 10% तक महदूद है या उससे भी ज्यादा हो गया? तो फिर एक्सपेंस क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्लियर है? ये आ गया, यहां तक कोई मसला? अच्छा जी। अच्छा भाई, आफाक कह रहे हैं कि सर अगर इशू भी प्रीमियम पे करेगा और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे देगा तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। नहीं तो बेटा आपने पे देखना होगा ना कि प्रीमियम इशूएंस पे कितना है, रिडम्पशन पे कितना है। अच्छा जानी, बातें नहीं बाबू, बातें नहीं, इधर 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 प्लीज मुझसे पूछ लो, डिस्टर्बेंस नहीं। हमने कहा चौथा। अब्दुल मतीन कह रहे हैं इशूअर का काम क्या होता है बेटा? वो यहाँ पे जब इफ्तार होती है ना तो बाहर जूस वूस बांटता है वो। और क्या करेगा भाई, पैसे इशूअर का काम क्या होता है? कंपनी होती है, लोगों से पैसे लेती है, क्यों? क्योंकि उसको क्या करना होता है? इन्वेस्ट करना होता है कहीं आगे, पैसे चाहिए होते हैं। मतलब ये क्या बात है, इशू का काम क्या होता है? कंपनी होती है ना। ये तो तुमने पहली क्लास की धज्जियां उड़ा दी मेरी, जो इतना कॉन्सेप्ट दिया था मैंने पहली क्लास में, पूरी कहानी सुनाई थी, उसको पैसे चाहिए, उसको पैसे लेने हैं। क्या हो गया मतीन? चले जी इधर फोकस के साथ, प्लीज फोकस इधर। यहां पे भी लिख लेते हैं भाई, रिडेम्पशन। अच्छा भाई, ये आप सोच के बताना, जानी तू बताएगा। पहले मुझे इशूअर का बता, इशूअर में इशूअर का एक्सपेंस कम हो जाएगा या ज्यादा? सोच के बताना, सोच के। हाँ? कम होगा? अबे डिस्काउंट है, पक्का? अच्छा रीजन तो क्यों कम होगा? पैसे ले ज्यादा, वापस करेगा कम पैसे, यानी मैं कह सकता हूं कि जो 10% का सूद वो इनिशियली देगा उसमें कुछ बचत हो जाएगी, ऐसा ही है। तो इस केस के अंदर इसका एक्सपेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसका IRR भी
कम हो जाएगा। इस केस के अंदर रिडम्पशन एट डिस्काउंट, वेरी गुड सर, इनकम इसकी कम हो जाएगी, आईआरआर भी कम हो जाएगा, डिस्काउंट पे ना जानी। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं? पक्की बात है। अब देखो यार, एक बच्चा जो बेवकूफी करता है ना एग्जाम में या क्लास में, इनवर्स रिलेशन है, ये हो जाएगा तो ये कर लूंगा, यहां फंस जाओगे। क्योंकि आपने लॉजिकली देखना है। एक के लिए एक्सपेंस है, देखो सिंपल फंडा क्या है इसको समझने का, सुकून से बात समझना मेरी। सिंपल फंडा इसको समझने का एक ही है। आप सोचें कि कौन सी एक्टिविटीज इशूअर के एक्सपेंस को बढ़ाएगी। अगर कोई एक्टिविटी इशूअर के एक्सपेंस को, तो उसका आईआरआर, क्योंकि उसका एक्सपेंस भी बढ़ेगा। अब खाली आखिरी वाला केस देख लो, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। रिडम्पशन एट, बहुत सुकून से समझना इस बात को। आज मैं किसी से 100 रुपए ले रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं तुझे 98 वापस करूंगा, तो इसको मैं कहता हूं रिडीम करूंगा मैं डिस्काउंट पे। तो टेक्निकली 2 रुपए मैंने अपने पास रख ली है, तो 2 रुपए की मेरी बचत हो गई, तो मेरा एक्सपेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो मेरा आईआरआर भी कम हो जाएगा। अब साइमल्टेनियसली आप इन्वेस्टर का सोचें, इन्वेस्टर पैसे दे रहे हैं ज्यादा और उसको वापस मिल रहे हैं कम, तो उसके लिए तो हम इनकम का सोचते हैं, तो उसकी इनकम क्या हो जाएगी, कम, तो उसका आईआरआर भी कम हो जाएगा। तो ये रट्टा नहीं लगाना इन दोनों का इनवर्स रिलेशन है, सीधा रिलेशन है, ये नहीं करना, लॉजिकली चलना। भाई ऑनलाइन में लोग क्लियर है? निशा, अब्दुल वहाब, शकूर, मैंने सबको वापस से रिपीट कर दिया, वेरी गुड। चलें जी सर, ये तो बात मुझे समझ आ गई। हमने अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ आईआरआर देखा एंड डिफरेंस देखा बिटवीन इन्वेस्टर एंड इशूअर। आए जी अकाउंटिंग सीखें इसकी। सबसे पहले मैं आपको इसमें सिखाता हूं कौन सा मॉडल, अमोटाइज कॉस्ट। अमोटाइज कॉस्ट का मतलब ये है कि हमारे जो इशूअर भाई हैं वो कह रहे हैं कि आज मैंने लोगों से पैसा लिया, मैं 3 साल इंटरेस्ट पे करूंगा और 3 साल बाद उनके पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। यहाँ पे होल्ड टू कलेक्ट नहीं है, होल्ड टू पे। कलेक्ट क्यों नहीं कह रहा, इशूअर है ना। तो भाई सोली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट पेमेंट, दैट्स इट। मुझे इसको मेच्योरिटी तक लेके जाना है। इसको हम कहते हैं दूसरी जबान में हेल्ड टिल मेच्योरिटी। दूसरी जबान में क्या कहते हैं, हेल्ड टिल मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी तक रखना है मुझे। ओके जी सर, अब जरा हम यहाँ पे ये ले आए। अच्छा भाई, कितने बॉन्ड इशू किए हैं? 10,000। अच्छा जब आप देखें ना कि इशूअर, जी हम ना बोलो, यहाँ पे मैं सिर्फ लिख देता हूं उसकी कंडीशन, हेल्ड टिल मेच्योरिटी। सही है भाई, ये लिख लो आप कि आपने इसको से रखना कब तक है, मेच्योरिटी तक। सही है भाई, ये कंफ्यूजन दूर कर दी आपकी मैंने। अच्छा भाई, अब सवाल में बेवकूफी करने के बजाय आप सिंपल ये देखिएगा कि लिखा हुआ क्या है। अगर ये लिखा हुआ हो सवाल के अंदर कि कंपनी इशूड XYZ बॉन्ड्स, तो आप समझ जाइएगा कि ये अकाउंटिंग किसकी है, इशूअर की। अच्छा फिर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि यहाँ पे इशूअर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सिक्योरिटीज इशू करता है और उसके अगेंस्ट में पैसे रिसीव करता है, इसलिए इसका नाम क्या है, इशूअर। अच्छा भाई, 10,000 बॉन्ड इशू किए हैं, 100 रुपए का ईच है, कैरिंग अ रिटर्न ऑफ 10%। रिडम्पशन ऑफ बॉन्ड इज ऑन 31 दिसंबर 2022, यानी सर 20, 21, 22 कितने साल, 3 साल। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एप्लीकेबल है 3% की और एक्चुअल आईआरआर है 11.2326%। अच्छा प्लीज आप जरा फोकस होकर सुनिएगा। मैंने कहा कि तो सबसे पहले फेस वैल्यू, सबसे पहले फेस वैल्यू, मैंने कहा सर इसकी फेस वैल्यू है 100 की और बॉन्ड्स कितने हैं 10,000। सही है, कितना हो गया 1 मिलियन। अच्छा आप सुकून और तामुल से इस बात को समझना, बहुत ही फोकस के साथ, अटेंशन इधर उधर नहीं करना। पहली अकाउंटिंग इशू है कि समझ लो उसको तमीज से। मुझे ये लगता है कि इस वाले केस के अंदर मुझे कोई प्रीमियम नहीं मिला, तो यही मेरी क्या है यार। आप खुद मुझे एक बात बताओ, मुझे जो बीच में ब्रोकर है ना इन्वॉल्व,
वो मुझे फेयर वैल्यू के इक्वल पैसे अरेंज करा के देता है। किसके इक्वल? तो इसमें जीरो क्यों है? क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं है, होता तो वो ऐड होता। सही है जी। अच्छा, अब जरा एक सुकून से एक बात समझिएगा, बहुत फोकस के साथ। मैं कह रहा हूं ये सामने वाले को कि भाई मैं आपको 10% का रिटर्न दूंगा, 10% का रिटर्न दूंगा। बहुत सुकून से समझना है इस बात को। पर वो देखो एक्चुअल कॉस्ट यानी आईआरआर कितना बता रहा है। अच्छा, अब मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि इस केस में आईआरआर का मतलब क्या, एक्चुअल इनकम या एक्चुअल एक्सपेंस? अच्छा, तो ये ज्यादा क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, क्योंकि इसका एक्सपेंस, वेरी गुड, इसका एक्सपेंस सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि वो 10% पे करेगा, वो उससे ज्यादा पे कर रहा है। और वो क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब जरा एक बात समझो, बहुत ही लॉजिकली समझना है इस बात को, रिटर्न नहीं लगाना किसी चीज का। मेरा ये मानना है इन्वेस्टर के केस में ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट इनकम को नेट कर रही होती है। नहीं, ये बात समझ। ये जो आईआरआर की बात कर रहा हूं ना इन्वेस्टर के केस में, इन्वेस्टर के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट आईआरआर को कम करके इनकम को नेट कर देती है। हर साल इनकम कूपन के हिसाब से बुक नहीं होती, उससे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि उसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट नेट हो जाती है, वो इनकम को कम करती है। चलो अब एक और चीज सुनो, पर मेरा ये मानना है कि इशूअर के केस में वो मेरे एक्सपेंस को इंक्रीज कर रही होगी, क्योंकि देयर इज नथिंग टू बी नेटेड। वापस समझो, इन्वेस्टर का सोचो। इन्वेस्टर कह रहा है जानी बातें बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टर कह रहा है कि उसको 10% रिसीव होगा, बट इन्वेस्टर ने अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है तो उसको इनकम 10% की मिलेगी या उससे कम? उससे कम। तो वो इनकम भी कम बुक करता है, जिसके अंदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हुई भी होती है? नेट हुई भी होती है। तो वो इनकम ही बुक करते हैं हम, नेट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जो मार्केट फिनोमेना है, आईआरआर निकाला इसलिए जाता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो जाए? नेट हो जाए उसके अंदर, और फिर उसके बेनिफिट 3 सालों में आ जाए। क्योंकि मैं वन टाइम एक्सपेंस, कोई ऐसा मॉडल बताओ जिसमें वन टाइम एक्सपेंस हो, फेयर वैल्यू टू पीएनएल, उसमें कहानी अलग होती है। बट मेरा तो ये मानना है कि जब अमोर्टाइज कॉस्ट का मॉडल है तो उसके अंदर इन्वेस्टर के केस में आपकी इनकम कम हो जाती है और वो आपकी कॉस्ट में क्या हो जाता है? नेट हो जाता है, इनकम में नेट हो जाता है। अब जरा आओ दूसरा इसका साइड देखते हैं, किसका? इशूअर का। बहुत सुकून से एक बात बताओ, इशूअर अब डे वन से इनकम बुक करेगा या एक्सपेंस? अच्छा, अब आइडियली इशूअर का सोचो, आइडियली इशूअर को 10% का एक्सपेंस बुक करना चाहिए। पर मेरा अब ये मानना है वो आइडियली 10% से ज्यादा एक्सपेंस बुक करेगा, क्योंकि उसको अब एक और चीज एक्सपेंस आउट करनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट करनी है। पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्की बात है? ऑनलाइन हो तो जल्दी से बता दो। सेट हो गया जी? बिल्कुल लॉजिकली चलना है। अच्छा, अब आखिरी बार मेरी तसल्ली के लिए, क्या मैं कह सकता हूं कि इन्वेस्टर जब आईआरआर लगाता है कैरिंग अमाउंट पे, तो वो 10% की इनकम के बजाय 10% से कम की इनकम बुक करता है, क्योंकि वो एक एक्सपेंस बुक कर रहा होता है। किसका? ट्रांजैक्शन कॉस्ट का। अब इशूअर की बात करते हैं। इशूअर क्या कोई इनकम बुक करता है शुरू से ही एक्सपेंस? अच्छा, पर अब क्या हुआ, एक्सपेंस से 10% का बुक करेगा या उससे ज्यादा? अच्छा, वो ज्यादा क्या है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट। जैसे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अमोर्टाइज करता है 3 सालों में, ये भी करेगा 3 सालों में, बट इनकम से किसी को नेट करके नहीं, एक्सपेंस को इंक्रीज करके। भाई बात क्लियर है? अब इधर देखो, मैंने कहा कि जैसे ही मैं इसके ऊपर ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगा दूं कितने परसेंट की? 3% की 1 मिलियन के ऊपर, तो ये आ गया 30,000 रुपए। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कितना हो गया? यही तो नहीं बोलना था तुम्हें, ये माइनस होगा। अब जरा बात समझो, सुनो। अब बच्चे बेवकूफ, अब सुनो मेरी बात, ये रिसेंट अटेम्प्ट का बता रहा हूँ। बच्चे ने क्या कहा? बच्चा मुझे कह रहा है कि सर एग्जाम में ना एक भंड मार दिया। क्या? सर वो इशूअर में मैं ऐड करके आ गया। मैंने कहा वाह भाई। भाई मेरी बात समझो, तुम्हें ये पैसे तो लॉजिकली समझते हैं, तुम्हें 1 मिलियन कौन देगा? कौन? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर तुम्हें डायरेक्ट नहीं देगा, वो ब्रोकर को देगा। अब सुकून से इस बात को समझो, सुकून से। मेरा ये मानना है, प्लीज यार इस बात को फोकस होकर समझना, क्योंकि मुझे कनेक्ट करना है। देखो इधर उधर गए हो, हाथ से कॉन्सेप्ट जाएगा। 100% अटेंशन इधर।
दोस्त यार तो नहीं समझो, मैं बैठा हूं यहाँ पे, तो देखो प्लीज फोकस के साथ। मैं क्या कह रहा हूं, मैंने कहा कि 1 मिलियन की अमाउंट है जो ब्रोकर के पास गई। ब्रोकर करेगा ये कि इसमें से अपना कमीशन काटेगा, तुम्हें नेट पैसे दे देगा, ऐसा ही है। चलें जी, तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया? नहीं किया ना बेटा, यही तो सिखाने वाला हूं, पहले एंट्री बना लूं मैं, फिर मैं बोलूंगा। बहुत सुकून से समझो इस बात को। डे 1 पे जो ये डेट है, वो डेट आ रही है कोई जनवरी 1 2020। डे 1 के अंदर हमने कैश को किया डेबिट, और हमने इससे क्या डिबेंचर इशू किए, बॉन्ड। हमने बॉन्ड पेएबल को किया क्रेडिट। आपको एक बात समझाने लगा हूं, इसमें एक्सपेंस आउट नहीं हुआ, लायबिलिटी में नेट हो गया। एसेट होता है तो एसेट में कैपिटलाइज होता है, लायबिलिटी होती है तो लायबिलिटी में नेट हो जाता है। अगर मैं इसको अलग से दिखाता तो उसको मुझे एक्सपेंस आउट कर जाना पड़ता। मैंने क्या किया, मैंने से लोगों को कहा क्या, जानी बातें नहीं, जानी मेरी जान, बाबू बातें नहीं, प्लीज इधर फोकस के साथ मेरी जान बात तो सुनो ना, अभी कहानी शुरू हुई है। आज मुझे पैसे कितने मिले, 970, गलत। चलो मैं तुम्हारी अकाउंटिंग करता हूँ, तुम 1 मिलियन से पहले कैश डेबिट करो, लायबिलिटी क्रेडिट करो, और फिर तुम्हें गुद्दी से वो रोकेगा, बोलेगा 30,000 रुपये वापस दे, तो तुम फिर कैश को करोगे क्रेडिट, लायबिलिटी को करोगे डेबिट। अब लायबिलिटी डेबिट क्यों कर रहा हूँ, समझो इस बात को। तुम बोलोगे मुझे पे कितने करने हैं, 1 मिलियन। पे कितने करने हैं, 1 मिलियन। सवाल तो वैलिड है, पे मुझे कितने करने हैं। आज मैं लायबिलिटी कितनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 970। मैं आपको एक मंतक बताना चाहता हूँ, फोकस होकर सुनना, हिलना नहीं, उधर उधर कौन से हिल जाएगा वरना। देखो पहली चीज, मैं इन्वेस्टर की बात करता हूं। पहले इन्वेस्टर के केस में बहुत सुकून से समझना, इन्वेस्टर का केस होता ना अगर ये, तो आप कहते हैं मैं 1 मिलियन के अंदर 30,000 रुपए क्या करता, ऐड कर देता। मैं 1 मिलियन के अंदर क्या करता, 30,000 रुपए ऐड कर लेता। अच्छा रिडम्पशन कितने पे होती, 1 मिलियन पे। ये यहां से यहां आते आते 30,000 रुपए क्या हो जाता, यानी मेरा ओवर द पीरियड एसेट कम हो जाता। यार बहुत सुकून से समझना, क्योंकि दिमाग घुमा देगा, इसलिए कह रहा हूं। तो मैं इसलिए बेसिक पे आके समझा रहा हूँ। ये इन्वेस्टर का केस बताया मैंने। इन्वेस्टर क्या करता है, कैपिटलाइज करता है, एसेट में ऐड करता है, और फिर इसको ओवर द पीरियड क्या करता है, एक्सपेंस आउट। जिससे हर साल इन्वेस्टमेंट क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। मरना नहीं है, बोलो क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, इशूअर की। इशूअर ने आज कितने पे कैपिटलाइज किया, लायबिलिटी बुक की 970 पे, रिडम्पशन कितने पे होगी। अब यहां से यहां पे आने के लिए ना, ये 30,000 रुपए से 3 इयर्स में अपनी लायबिलिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वो अब वो लायबिलिटी को इंक्रीज करेगा एक्सपेंस ज्यादा बुक करके। मैंने नेट क्यों किया, आज के बाद तुमसे कोई पूछे तुमने लायबिलिटी में नेट क्यों किया, तुम्हारा जवाब ही होना चाहिए मैं नेट नहीं करता तो डे 1 पे एक्सपेंस हो जाता। और मैंने नेट इसलिए किया है ताकि मैं हर साल इसको हल्का हल्का ग्रो कराऊंगा। और कहां पहुंचा दूंगा, कहां पहुंचा दूंगा, 1 मिलियन पे। बात समझ आ रही है, दैट्स वाई मैंने इसको आज नेट कर दिया। अच्छा अब एसेट और उसकी ना अलग अलग एंट्री समझें वापस। अब सुनो, पहली चीज वापस से, जब मैं इन्वेस्टर हूं तो जो मैं एसेट के लिए पैसे देता हूं, उसके लिए जो ओवर एंड अबव पे करता हूं वो एसेट में ऐड कर देता हूं, और ओवर द पीरियड उसको क्या करता हूं, एक्सपेंस आउट। जिससे एसेट हर साल मेरा क्या होता है, कम होता है। अच्छा कम क्या अलग से एक्सपेंस बुक होते होता है, या इनकम कम हो जाती है, इनकम कम होके इन्वेस्टमेंट कम हो रही होती है, और वो ग्रेजुअली अपनी औकात पे आ जाता है। अब इशूअर का सोचो, इशूअर पैसे ले रहा है और 30,000 रुपए दे रहा है, तो उसके नेट पैसे कितने आए, 970। हमने टेक्निकली उस 30,000 रुपए को एक्सपेंस आउट करने के बजाय अपनी लायबिलिटी में नेट कर दिया। और मैंने ये कहा कि मैं हर साल जो एक्सपेंस बुक करूंगा वो 10% से ज्यादा बुक करूंगा, क्योंकि मैं अपनी लायबिलिटी को हर साल कम करूंगा या ग्रो करूंगा। क्योंकि कोई आपसे पूछे लायबिलिटी इंक्रीज किस वजह से होती है, आप या तो बोलोगे पैसे लेने से या तो एक्सपेंस से। तो मैं हर साल जब एक्सपेंस ज्यादा बुक करूंगा तो मेरी लायबिलिटी क्या होगी, ग्रो होगी। वहां पे एसेट कम होता है, यहाँ पे लायबिलिटी ग्रो होगी, और अल्टीमेटली कहां पहुंचेगी, 1 मिलियन पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ यहाँ वहां पे मैं एसेट को अमोर्टाइज करता हूँ, यहाँ पे मैं लायबिलिटी को अमोर्टाइज करूंगा।
और लायबिलिटी की अमोर्टाइजेशन, लायबिलिटी का कम होना है या लायबिलिटी का इंक्रीज होना है? वेरी गुड, इंक्रीज होना है। पहले बताओ ऑनलाइन वालों, तुम सब यहां तक लॉजिकली बात समझ आती है? ये डे 1 की अकाउंटिंग की है। जल्दी से ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्म करो, सेट है जल्दी। बाकी बच्चे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए भाई, या तुम सबको क्लियर है? ओके जी। अब मैंने कहा सर वापस आ जाए पॉइंट पे। मैंने कहा 970 से मैंने डे 1 की अकाउंटिंग कर ली। अब जरा इधर देखें, मैंने कहा ओपनिंग मेरा 970 है, कितना 2020 का। कोई मुझे बताए कि सर इंटरेस्ट कितने रेट से बुक करेंगे? हाँ 11.2326। हाँ कैश वाला वहां आएगा 11.23। लगाएं इसके ऊपर ये परसेंटेज 108956 कैश आ जाएगा 1,00,000 रुपए। देखो ये सौदा जो है ना इशूअर इन्वेस्टर के आपस के बीच का, इसकी जेब से 1,00,000 ही जाएगा, बाकी दोनों की अकाउंटिंग अपने हिसाब से। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, क्लोजिंग कितना आ गया जानी? 978956। अच्छा अगर मैं आपको 31 दिसंबर 2020 की एंट्री बनाने को बोलूं तो आप कहेंगे सर मेरे पास से कैश आया, कैश गया? 1,00,000 रुपए का। मैंने सर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया 108। यार अगर तुमने बता दिया मैं मान जाऊंगा, ये एक्सपेंस 1,00,000 से ज्यादा क्यों है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या हो रही है? अमोर्टाइज हो रही है, मतलब उसका एक्सपेंस बुक हो रहा है। पक्की बात है। चलिए जी, तो मैं अब क्या करूं? तो एंट्री बैलेंस नहीं हो रही, लायबिलिटी को बढ़ा दूं? अच्छा लायबिलिटी को इसलिए इंक्रीज कर रहा हूं क्योंकि आज मैंने उसको नेट किया है, ताकि ओवर द पीरियड एक्सपेंस 30,000 रुपए का बुक कर करके उसको कहां पहुंचाऊं? 1 मिलियन के ऊपर, ताकि इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी इंपैक्ट आ जाए। दिस इज एज गुड एज कि आज तुमने किसी से 970 लिए और वापस करोगे 1 मिलियन, तो वो ग्रो कराओगे ना। अच्छा भाई, तो हमने ये कहा 8956 बॉन्ड पेबल क्या हो गया? अच्छा क्या मैं कह सकता हूं उस 30,000 रुपए में से इस साल 8956 का एक्सपेंस बुक हुआ है? अच्छा तो एक साथ क्यों नहीं बुक कर लेते? तो सर फिर अमोर्टाइजेशन का कोई मकसद नहीं रहेगा। कितने साल में बुक करना है, किस रेट के जरिए? अच्छा अब कंक्लूजन क्या निकलता है? इन्वेस्टर के केस में इनकम कम हो जाती है, इशूअर के केस में एक्सपेंस, क्योंकि वहां पे इनकम होती है वो उसको नेट करता है। यहाँ पे एक्सपेंस है तो एक्सपेंस बढ़ जाएगा, जो हमने ऊपर लॉजिक देखी। अच्छा भाई ये तो हो गया पहला साल। अब हम आ गए सर 2021 में 978956, इसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? पैसे कितने अभी? 988918। हमने कहा कि सर 31 दिसंबर 2021 में फिर हमें कैश पे करना पड़ेगा कितना? 1,00,000 रुपए का। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया मेरे पास 1099, और मेरे पास सर बॉन्ड पेबल 99, ये आ गया जी। 2 साल अमोर्टाइज हो चुकी है। तीसरा भी करेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट, अगर मैंने अकाउंटिंग सही की, कि आखिर में 1 मिलियन आएगा। तो अब मुझे एक बात बताओ जानी, 2022 में 988916 पे इंटरेस्ट लगाओ 111082, तो ये कितना आ गया? 1 मिलियन। ऐसा ही है भाई? अच्छा भाई तो ये आ गया 1 मिलियन। अब मैं आ गया 31 दिसंबर 2022 पे, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया हमारे पास 111082। कैश आपने पे किया 1,00,000 रुपए का। बॉन्ड पेबल आ गया 111082। क्या मैं कह सकता हूं मैंने 3 सालों में 10% के ऊपर जो एक्सपेंस बुक किया वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट का है? क्लियर है?
अच्छा, तो आज के बाद कोई लॉजिकली आपसे पूछे कि हमने क्यों ट्रांजैक्शन कॉस्ट को लेस किया, क्योंकि आप ये बोलेंगे एसिड के केस में वो कैपिटलाइज होता है, लायबिलिटी के केस में वो नेट होता है। बात क्लियर है? कॉपी कर लें जी इसको। अच्छा भाई, यहाँ पे आफाक कह रहे हैं सर इन्वेस्टर के केस पे, आता हूँ क्लास के बाद, इन्वेस्टर के केस में डिस्पोजल और डिबेंचर की अकाउंटिंग नहीं है। अच्छा देखो, आपके कोर्स में स्पेसिफिकली शुक्र है अल्लाह का कि डिबेंचर के या इसके डेट सिक्योरिटीज के डिस्पोजल की अकाउंटिंग नहीं है। वो बोलता है कि पहले इंसानों की तरह खाली एंट्री बना के दे दो, वही काफी है। सही है जी, तो डिस्पोजल नहीं है, फाइनल में है। सर इन्वेस्टर के केस में जब इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती है तो उसकी नेचर क्या होती है, उसमें एसेट रिड्यूस हो रहा होता है, जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। ऊपर करते हैं, ये रहा। अच्छा, इस बच्चे का जवाब दे दो यार जानी, तुम लोग इधर। अंजी एक बात बताओ, जब नॉर्मल सवाल होता है हमारा इन्वेस्टर का, तो ये बच्चा पूछा है कि इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रही होती है तो वो क्या शो हो रहा होता है, क्या अमोर्टाइज हो रहा होता है? वेरी गुड, ट्रांजैक्शन कॉस्ट या प्रीमियम। तो क्रेडिट का मतलब ये होता है जो चीज उसमें एसेट में डेबिट हुई थी, अब वो ओवर द पीरियड उसमें से जा रही है, ऐसा ही है, एक्सपेंस आउट हो रही है, तो उसमें एक्सपेंस तो दिखता ही नहीं अलग से। किसमें? नेट ऑफ। वेरी गुड, अब सही आंसर है कि सर वो अलग से इसलिए नहीं दिखता क्योंकि वो इनकम में क्या हुआ हुआ है, नेट हुआ हुआ है। अब उल्टा सोचो, यहाँ पे इधर इस केस के अंदर आपने शुरू में ही अपनी लायबिलिटी को औकात से कम पे रखा हुआ है। अब आप इसको ओवर द पीरियड क्या करेंगे, एक्सपेंस ज्यादा, यानी जो इसमें आपने नेट किया है वो ओवर द पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेंस बुक हो गया। सही है जी। जी हाँ, तो ये पैसे दे देगा, इसमें क्या मुसीबत वाली बात है। ये लो, बॉन्ड पेएबल और कैश क्रेडिट 1 मिलियन से दे आओ पैसे भाई। अब बैंक ट्रांसफर करेगा तब भी क्या करेगा यार, वो बैंक अपने चार्जेस वार्जेस लेगा, उसकी अपने मसले हैं, उसके मेरा क्या ताल्लुक है? क्या क्या नहीं आता? टैक्स वगैरह लगेगा तो दे दियो ना इसके ऊपर, टैक्स की एंट्री क्या बनाएगा, टैक्स एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट खत्म, या टैक्स पेबल। वो थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं तेरे को, IFRS 9 सीख लेना यार तू। डेफर टैक्स में आएगा, डेफर टैक्स में। भाई ये शेड्यूल बना लिया तुम लोगों ने? पक्की बात है। चलो जी एक क्वेश्चन करते हैं फिर, ऑनलाइन वालों तुम बता दो यार, ये हो गया कॉपी? नहीं हुआ? अच्छा जी, अली जदी जल्दी से करो कॉपी। डे 1 की एंट्री दिखा दें, ये यहाँ बनाई है मैंने शायद, ये दी। अमोडाइज, देखो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक्सपेंस अमोडाइज हो रहा है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो रही है, अमोडाइज हो रही है। अच्छा, एक एक चीज तुम्हें देखो, और एक अच्छी सी चीज क्लियर करूं, सुनना जानिए सारे बच्चों बात, फोकस के साथ सुनो। डिसमेंटलिंग कॉस्ट किसको याद है? सवाल नहीं पूछा, वैसे ही बताओ, याद है ना? डिसमेंटलिंग कॉस्ट याद है तो सुनो, आप याद करें, डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे कब करनी होती है? ईयर एंड पे नहीं, 3-4 साल के बाद। अच्छा, आप उसको आज फ्यूचर वैल्यू पे रखते हैं, आज की वैल्यू पे? तो ये भी तो इक्विवेलेंट वही कॉन्सेप्ट है कि आप उस एक्सपेंस को ग्रो करा करा के वहां तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप उसको आखिर में कितने पैसे दे दें। तो ये जो 11 पॉइंट सम परसेंटेज आया ना, वो एडिशनल टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, उस 30,000 रुपए की, जो आप कितने सालों में बुक कर रहे हैं? 3 सालों में। भाई बात क्लियर है, ऐसे समझ लो। क्लियर है? अच्छा भाई, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जानी जी। प्रिंसिपल
चलो मैं समझ गया इसकी बात, वापस से सुनो भाई, सुनो इधर, ऐसा सवाल मुझे मजा आता है जवाब देने में, इधर सुनो भाई प्लीज सुनना। सवाल बड़ा लॉजिकल किया, जानी सुनो, 1 मिनट बात है नहीं। सवाल इन्होंने ये किया कि सर जब टाइम वैल्यू ऑफ मनी आप लगा रहे हैं तो आप प्रिंसिपल पे क्यों नहीं लगा रहे? अल्लाह की कसम प्रिंसिपल पे लगा रहे हैं, पर जैसे ही लगता है वो पे हो जाता है। ये आपकी बाउंसर गई है, मैं वापस सिखाता हूँ, सुनो। 970 के ऊपर मैं कितना परसेंट लगा रहा हूँ? 11%। पर जो 970 के ऊपर 11% लग रहा है ना, ये बहुत लॉजिकली समझना, क्योंकि मैं समझा भी लॉजिकली रहा हूँ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। 970 के ऊपर आप कितना लगा रहे हो? 11%। ये गेम्स आपके और अच्छे करवाऊंगा जब मैं लीजेस करवाऊंगा, सुकून से तुम्हारे लेवल पे अभी भी समझाता हूँ। वापस से सारे बच्चे ऑनलाइन हो तो तुम लोग भी, 970 के ऊपर मैं 10% लगा रहा हूँ, 11%। 11% पे कितना कर रहा हूँ? आपको एक बात बताऊं, जो प्रिंसिपल पे आप पे कर रहे हो ना, वो तो बुक होते ही पे हो जाता है, इसलिए वो ग्रो नहीं होता। जो ग्रो हो रहा है वो 1 पॉइंट सम % हो रहा है, और वो है ही क्या? ट्रांजेक्शन कॉस्ट। भाई बात क्लियर हो गई? फिर से रिपीट कर रहा हूं, उनका सवाल समझो। उन्होंने पूछा क्या? उन्होंने बोला सर प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लगा रहे? मैं कह रहा हूं अल्लाह की कसम लगा रहा हूं, लगा भी रहा हूं, पे भी कर रहा हूं। तो कौन सा ऐसा अमाउंट है जो पे नहीं कर रहा ओवर एंड अबव प्रिंसिपल? तो ये जो ग्रो हो रहा है ना, ये वही अमाउंट हो रहा है जो आज मैं पे नहीं कर रहा, कब करूंगा? ईयर एंड में। भाई बात क्लियर हो गई? तो लग तो उस पे भी रहा है, पर वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है? ग्रो हो रहा है। भैया खुद सोचो, एक इंटरेस्ट बुक करोगे, उसमें से अगर पूरा पे करोगे, चलो एक तुम चीज बताओ, फेयर वैल्यू टू पीएनएल तुम लोगों ने कल किया था मेरे साथ, उसके अंदर जितना बुक कर रहे थे उतना पे कर रहे थे, कुछ ग्रो हो रहा था? नहीं, क्योंकि जितना ड्यू हुआ उतना पे किया, क्योंकि उसमें कोई अमोर्टाइजेशन का चक्कर नहीं होता। इसके अंदर है, इसके अंदर जितना बुक कर रहे हो उतना पे नहीं कर रहे, पे कर रहे हो उससे कम, तो वो लायबिलिटी क्या होती जा रही है? ग्रो होती जा रही है। भाई बात क्लियर है? तो फिर और क्या बचा इसमें? मतलब मैं जो लायबिलिटी ले रहा हूँ, भाई मुझे एक बात बताओ, उधार लेने के दो मंजन है सिर्फ, पैसे जो ले रहा हूँ उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और जो पैसे लिए उसको वापस कर रहा हूँ। जो आज उससे पैसे लिए उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहा हूँ, क्या आखिर में दे रहा हूँ या आज ही पे करके हर साल खत्म कर रहा हूँ? आज ही पे करके हर साल उसको, कौन सी ऐसी चीज है जो पे नहीं कर रहा? उसका प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट का पे कर रहा हूँ, आखिर में तो वही तो ग्रो करवा रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। यही तो बताया मैंने। क्लियर है उषा? तो फिर मतलब इसमें और क्या है? नहीं, क्या लॉजिक मुझे बताओ। इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देख रही हो ये तो? यार जानी प्लीज बातें नहीं कर यार, जानू सुन लेना 1 मिनट। हाँ जी, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव, चलो जल्दी बताओ, जल्दी टाइम कम है। बोलो बोलो बोलो, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। पहले पहले मेरा एक बात का सवाल का जवाब दो, इन्वेस्टर को क्या 1 रुपया भी कम दे रहा हूं मैं? वो अपनी अकाउंटिंग अपने हिसाब से कर रहा है, मैं अपनी अकाउंटिंग। चलो इसको यूं सोचो, इन्वेस्टर ने अपनी जेब से कितने दिए थे पैसे? 1 मिलियन, और उसने 30,000 की उसने भी ट्रांजेक्शन कॉस्ट दी होगी। वो पता है क्या कर रहा है? 1,30,000 को कैपिटलाइज करके 30,000 रुपए को हर साल एक्सपेंस आउट कर रहा है। उसके पास कितने बचेंगे आखिर में? 1 मिलियन। मैं 30,000 रुपए देखे अपनी लाइबिलिटी में क्या कर रहा हूँ? नेट कर रहा हूँ। मैं अपनी लाइबिलिटी को ग्रो करा के कहां पे ला रहा हूँ? 1 मिलियन पे। तो क्या उसका नुकसान है? तो क्या मैं गलत कर रहा हूँ? तो किस चीज का फड्डा है? सही है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट का। वो कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करता है, मैं नेट करके ग्रो करवाता हूँ, क्योंकि उसका एसेट है, मेरी लाइबिलिटी है। अब क्लियर है लॉजिकली, मैथमेटिकली, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ? ओके गुड, चलो इधर। अच्छा भाई सर, अब हम अगला सवाल कर लेते हैं इसका। वाह भाई, पास पेपर आ गया सीधा। या मुझे पता नहीं क्यों लगता है तुम लोग कर सकते हो पास पेपर। देखो यार, निराश नहीं करना बिल्कुल। अबे क्या ऑटो वाले सवाल क्या था, शॉपिंग हो गई? अच्छा भाई यार प्लीज, मैं रीड कर रहा हूँ उसको,
जरा फोकस होके इधर, हाँ देखो यार ये पहला सवाल है दोनों के साथ, इधर 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 प्लीज फोकस के साथ जानी। ऑन जनवरी 1 जन्नत लिमिटेड इशूड इशूड इशूड, ये कौन है इशूअर, यानी जेएल जन्नत लिमिटेड इशूअर है 1.6 मिलियन डिबेंचर ऑफ रुपीस 100 ईच। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखेंगे बिल्कुल जानी शेड्यूल में। सर एक दफा पे आईआर निकालने का तरीका बता दें या जानी, देखो मेरे को आईआर निकालने में अभी मैं कैलकुलेटर इसको घुमाता हूँ, मैं एक्सेल पे सिखा देता हूँ, पर क्या तुम्हारे पास पेपर में कंप्यूटर होगा? क्या वो तुमसे आईआर मांग रहा है? बट मैं प्रॉमिस करता हूँ, अम्मी की कसम खा के कहता हूँ कि जब मैं ये खत्म कर लूंगा ना, मैं तुम्हें इन्वेस्टर का भी आईआर सिखाऊंगा और इशूअर का भी। तुमसे देख के खुश हो जाना कि वो निकलता कैसे आईआर, बट तुम्हारे किसी मकसद का नहीं है, तुम्हें सिर्फ आईआर का मतलब पता होना चाहिए। मैं फिर भी सिखा दूंगा, सही है, प्रॉमिस कर रहा हूँ। तो पहले अकाउंटिंग कर लेते हैं उसकी, सही। आईआर का मतलब तो समझ आता है ना? अच्छा अब जल्दी से आईआर का मतलब समझ आता है ना? तुम सबने मुंडी हिलाई है। मुझे एक बात बताओ, आईआर इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? एक्चुअल इनकम। इशूअर के लिए क्या होता है? एक्चुअल एक्सपेंस। अच्छा अब मैं जिससे पूछूंगा, बीच में नहीं बोलना, ऑनलाइन वाले से बोल सकते हैं, मैं जो पूछूंगा एब्रप्टली जवाब देना है। मैं बात कर रहा हूँ इशूअर की, मैं बात कर रहा हूँ इशूअर की। फोकस होकर जिससे पूछूंगा आप बताओगे, हाँ सही है। मुझे एक बात बताओ, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो इशूअर का आईआरआर ज्यादा होगा या कम? चलो एक एक आंसर आ गया, ज्यादा होगा। हाँ भाई, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, इशूअर इशूअर आईआरआर क्या होगा? गलत, ज्यादा होगा। ज्यादा इसलिए होगा लॉजिकली, उसका एक्सपेंस क्या है? अच्छा आप खुद लॉजिकली सोचो, उषा तुम बताओगी क्योंकि तुमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी बहुत टाइम लगाया ना। सुनो, क्या मैं कह सकता हूं अगर आखिर में मुझे पैसे ज्यादा देने तो मुझे आज एक्सपेंस और हर साल ज्यादा एक्सपेंस बुक कर करके उसको उसकी औकात पे पहुंचाना पड़ेगा? पहले बताओ, बात क्लियर है? पक्का? चलो जी दूसरा प्रश्न, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया भाई। देख के यार इधर देखो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एग्जामिनर ने आज तक ना ऐसा सवाल नहीं पूछा कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन आईआरआर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। तो वहां मर जाओगे, बिल्कुल पूछ सकता है भाई। वापस से सुनो दूसरा प्रश्न, नहीं दूसरा प्रश्न वो पूछता है यार, ऐसे क्लास वाली चीजें। सुनो वापस से, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूँ इशूअर की। इशुएंस एट प्रीमियम है, इशुएंस एट प्रीमियम है। हाँ जी जानी तुम बताओगे। हाँ इशुएंस एट प्रीमियम है, इशुएंस। हाँ तो आईआरआर इशूअर का क्या होगा? ज्यादा होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। सही है जी, याद रखना कम इसलिए होगा क्योंकि आज मैं उससे पैसे ले रहा हूं। तो देखो मुझे अब यूं सोचो, मुझे आज पैसे मिलेंगे ज्यादा, मैं एक्सपेंस बुक करूंगा तो मेरा आईआरआर भी, क्योंकि अब आप ज्यादा वैल्यू को कम पे लेके जाओगे। यार यूं रखो ना, मैं पता है कैसे याद करता था, सुनो लॉजिकली। आज ज्यादा पैसे ले रहे हो, कम वापस करना है तो आईआरआर, आज ज्यादा पैसे ले रहे हो और वापस भी ज्यादा करना है तो बढ़ेगा। बात क्लियर है? चलो जी गुड। अब इधर आ जाओ, पांच पेपर, पहला पांच पेपर तुम्हारा दोनों चौरंगियों के साथ देख लेना। 100 रुपए ईच का एक डिबेंचर है एट अ प्रीमियम ऑफ 10 ईच। इशूअर ने प्रीमियम लिया है, तो अब फिर आप अपने हिसाब से सोचिएगा आगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस ऑफ दीज डिबेंचर 5 पॉइंट। इस सवाल में याद रखना एग्जामिनर ने क्या गेम किया था। इस सवाल में एग्जामिनर कह रहा है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट सिर्फ एक ही चौरंगी ने पे की है, इशूअर। ये देख लो आप, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड विद द इशुएंस, यानी सिर्फ जो इशूअर ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट बियर की है वो की है, यानी अरेंजमेंट कुछ ऐसी है कि इन्वेस्टर ने कुछ भी पे, यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे नहीं की। आगे ये क्या बोल रहा है, ये कौन सा रेट है? जो बेसिक रेट है, पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। अच्छा भाई, खुशी लिमिटेड परचेज 0.32 मिलियन ऑफ दीज डिबेंचर्स ऑन जनवरी 1 2019। अच्छा ये कौन है खुशी लिमिटेड? इन्वेस्टर। पर अब एक बात बताओ, क्या इन्वेस्टर ने सारे डिबेंचर खरीदे या कुछ? उसने कितने इशू किए हैं? तो ये तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, अलग अलग क्यों? वेरी गुड, बाकी किसी और ने खरीदे होंगे तो आपको उसकी पंचायत नहीं करनी है। अब आगे देखो, आगे देखो,
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर 112 का चल रहा है। डिबेंचर आर सब्सिक्वेंटली मेजर्ड एट अमोर्टाइज कॉस्ट बाय जेएल। जेएल कौन है? इशूअर है। अब बात समझना, इशूअर है, इशूअर किस पे रख रहा है? अच्छा, और इन्वेस्टर किस पे रख रहा है? ये आता है तुम लोगों को? चलें जी, मुझे आप इशूअर भी करके दिखाएं, पहले इशूअर फिर इन्वेस्टर। मैं आई डोंट नो। नहीं 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 नहीं, खुद करो बच्चों, जल्दी खुद खुद। भाई मैं फिर पूछ रहा हूं, मैं कर रहा हूं या खुद कर रहे हो? खुद कर रहे हो, करो जल्दी से, डिस्कशन नहीं। ऐड होगा ना यार। अबे तो आईआरआर के जरिए कम होगा ना। आज तो पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ना, आज पैसे मिलेंगे ज्यादा। देखो सुनो, डे वन के ऊपर तो मुझे पैसे तो ज्यादा मिलेंगे ना, तो मैं कैश तो डेबिट करूंगा ज्यादा। अब फिर ओवर द पीरियड एक्सपेंस कम बुक करूंगा। सही है। टाइम कहां से शॉर्ट है भाई, क्या मर जाएगा क्या इसके बाद? करना ही है। हाँ हाँ, रुपीज में मिलियन करो। अच्छा, एक मिनट बात सुनो, ये करते करते ही, इधर इधर सारे बच्चे पहले सुनो इधर, ये देखो इसमें कूपन कितना है, जल्दी बताओ। 16%। पर वो कह ये रहा है कि जन्नत लिमिटेड का आईआरआर 15% है, इशूअर का कम क्यों है आईआरआर? अच्छा, प्रीमियम का इम्पैक्ट ज्यादा है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम है, तो दैट टेक्निकली इशूअर का फायदा है। तो उसको एक्सपेंस 16% के बजाय उसको कितने का पड़ गया? 15% का। तो ये अभी हमने लॉजिकली समझा था। सिर्फ 1 साल भाई, वो तो यही तो बोल रहा हूँ, फ्री के नंबर होते हैं अगर समझ आ जाए। आज नहीं होगा तुम लोगों से ये, सॉरी सॉरी, होगा होगा। यस रजा, बिल्कुल ऐसा ही है जानी। भाई इशू है, कर लो तो बताना। हाँ, अबे कूपन तो सेम होगा ना। एक बंदा जो तुझे ले रहा है और जो बंदा दे रहा है, दोनों सेम ही होंगे ना। एक ही साल पर, देखो अभी तो बोला मासूम से सवाल पूछता है वो, कुछ भी नहीं है। यस, इशूअर की हो गई। बस पहले इशूअर, हाँ सुकून से करो, पहले इशूअर की कराते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। जी मरियम। अब्बास भाई को भेज दो अर्जेंटली अभी। हाँ, अब्बास भाई को भेज दो, सही है। ओके। हाँ, इसमें डेबिट हो रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वेरी गुड, आज तुमने पैसे लिए ज्यादा, वापस देने, तो अब ये डेबिट हो रहा होगा। यही तो फायदा है तुम्हारा। डन हो गया जी। अच्छा भाई देखो, बच्चे कह रहे हैं इशू डन हो गया, तुम्हारा इशू डन हो गया भाई।
कर रहे हो? नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, इधर पहले देख लो फोकस के साथ। मैं पहले हाँ जानी, इधर इधर बातें किए बगैर अभी फोकस करना है। इधर पहले इशूअर की अकाउंटिंग देख रहे हैं। जानी हो गया? पक्का? ओके जी। फेस वैल्यू 1.6 मिलियन इंटू 10 हो गया ना? 100 है। ओके जी, ये कितना हो गया? यही है। अच्छा भाई, फिर इसको प्रीमियम मिला है 1.6 का, 16 का, सॉरी। ओके जी, इनका सम कितना हो गया? 176 इज, यार बहुत फोकस होकर समझना है। यानी सर ये फेयर वैल्यू है जो इशूअर को रिसीव हुई है, एक इन्वेस्टर से मल्टीपल इन्वेस्टर से, एक इन्वेस्टर से मल्टीपल। सवाल जो पूछा उसका मल्टीपल से, बिल्कुल चवल नहीं मारना, एक जैसे नहीं मल्टीपल से हुई है। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, क्या सिर्फ ये पैसे रिसीव हुए हैं या हमने कुछ पे भी किए हैं? अच्छा, पे क्या किया है? ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे की है। तो मुझे एक बात बताओ, वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एसोसिएटेड है 5.5 पर डिबेंचर। तो मुझे आप एक बात बताएं, यहां पे आ गया 5.5 इंटू 1.6 मिलियन, तो कितना आ गया? 8.8, ऐसा ही है? लेस होगा, इशूअर है, अभी सीखा। अच्छा भाई, ये कितना आ गया? 1। अच्छा, आप जरा प्लीज मेरी बात को समझो इधर यार, प्लीज इधर फोकस, सारे काम साइड में, पहले इधर देखो, एक चीज समझानी है। मुझे ये लगता है कि इसने कूपन ऑफर किया कितना, 16% का। इधर देखो यार, कूपन 16% का ऑफर किया है। अगर ये 160 पे कितने सालों की इन्वेस्टमेंट इसने बताया है? नहीं, इसने ये नहीं बताया कि कितने सालों की इन्वेस्टमेंट है। इधर देखो भाई प्लीज यार, ये अगर देखो, एक एक साल की अकाउंटिंग पूछता है, फ्री के नंबर है अगर लॉजिकली साउंड हो। इधर देखो, 16% का कूपन ऑफर कर रहा है कौन? इशूअर। ये 16% इशूअर का क्या है? एक्सपेंस है। मुझे एक बात बताते हो, इसने 8.8 का और एडिशनल एक्सपेंस बियर किया है, हाँ या नहीं? 8.8 का इसका और एडिशनल एक्सपेंस है, इससे इसकी कॉस्ट में इजाफा हो जाना चाहिए। तो आपको पता है मसला क्या है? इसको 16 रुपए का फायदा भी है, तो इसको नुकसान ज्यादा है या फायदा ज्यादा है? तो मेरे ख्याल से इसका जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो 16% नहीं है, 16% से कम है। तो आप बखूबी इसमें देखें, इसका आईआरआर कितना है? 15%। यही तो लॉजिक है उसके पीछे कि इसका एक्सपेंस क्या है? ओवरऑल कम है। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहां पे पहले दिन पे एक एंट्री बनाऊं, कैश डेबिट डिबेंचर है, बॉन्ड है? डिबेंचर पेएबल क्रेडिट कितने से? 167 पॉइंट, ऐसा ही है भाई, 167.2। अच्छा अब इधर देखो तुम, इधर प्लीज यार इधर फोकस होके एक चीज समझो मेरे से। क्या मैं कह सकता हूं कि आज डे 1 के ऊपर इसको 167.2 रिसीव हुए हैं, इसको जो वापस करना है, कम वापस करने ज्यादा? कम करना है, देख लो, सोच लो, पक्की बात है। अच्छा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसका 6.7, क्या मैं कह सकता हूं 7.2 का इसका क्या है? अबे तुम चवल मार रहे हो, एक्सपेंस इधर। भाई मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लॉजिकली समझो, हवा में फायरिंग नहीं करो। मैं क्या कह रहा हूँ, आज पैसे मिले हैं कितने? 167.2, उसको वापस कितने करने हैं?
160। तो मैं आपसे सिर्फ सवाल ये पूछ रहा हूँ कि इसको ज्यादा पैसे करने हैं वापस या कम? अच्छा, मैंने जो एग्जाम्पल कराई उसमें ज्यादा करना था, तो आप एक्सपेंस ज्यादा बुक कर रहे थे, यानी आप कह रहे थे कि आज पैसे कम है, आगे जाके ज्यादा देने, तो मेरा आईआरआर क्या था? ज्यादा था। इस केस के अंदर आईआरआर मेरा क्या है? कम है। यानी सर मुझे टेक्निकली प्लीज सुनना, इस केस के अंदर मेरा एक्सपेंस 16% नहीं है, 16% से कम है, और वो बखूबी आप देख सकते हैं 15% है। तो मैं हर साल जो एक्सपेंस बुक कर रहा हूँ वो 15% कर रहा हूँ, बट मुझे लॉजिकली समझाओ कि मैं 15% क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अब आप अपना एडिशनल एक्सपेंस नहीं, अपना एडिशनल फायदा बुक कर रहे हैं, जिसने आपके एक्सपेंस को क्या किया हुआ है? कम किया हुआ है। तो आप हर साल एक्सपेंस कम बुक कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? इन्वेस्टर के केस में इनकम बुक करते हैं, जिससे आपकी इनकम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यहाँ पे आपका एक्सपेंस क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि आपका इशूअर का क्या ही है? फायदा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, इसने सिर्फ एक ही साल की एंट्री मांगी है, ऐसा ही है? तो मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग मैंने शुरू किया 167.2 से, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया कितने परसेंट से? 25.08। ये कैश कितना देगा? या फिर से मुझे बता दो खाली मेरी तसल्ली के लिए, 25.6 का कैश है? आर यू श्योर अबाउट इट? अच्छा जी, 25.6 आपने ऐसे निकाला कि आपने 16% लगा दिया 160 पे, यही आता है? ऐसा ही है? अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताएं, आपका क्लोजिंग कितना? यही है? और ये ईयर है 2019। एंट्री देख लेते हैं। कैश आपने पे किया 25.6। अच्छा भाई, आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया। अच्छा सर, मुझे एक बात बताओ, मेरा यहाँ पे जो डिबेंचर है 0.52 से डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी मतलब कम हो रही है। अच्छा, लायबिलिटी कम इसलिए हो रही है क्योंकि अब आप टेक्निकली अपना फायदा रिकॉर्ड कर रहे हैं। फायदा कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं? अलग से इनकम बुक करके या अपने एक्सपेंस को कम करके? अपने एक्सपेंस को कम करके, क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट इज नॉट 16%, इट इज 15%। अच्छा, अगर मुझे एक बात बताओ, उल्टा केस होता तो मैं आखिर में पैसे पे करने होते ज्यादा, तो क्या तुम्हारा आईआरआर 15% होता, 16 होता, या 16 से भी ज्यादा? 16 से भी ज्यादा। तो आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही होती है, ग्रो हो रही होती? ग्रो हो रही होती, क्योंकि आज आपने पैसे लिए हैं कम, आपको वापस करने हैं ज्यादा। पहले बताओ, ये बात क्लियर है? अच्छा, तो अब मुझे बताओ, कोई ऐसा बच्चा जिसने ये सही किया हो? इशू है? वेरी गुड यार, सही हो गया था। ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से। भाई याद रखिएगा कि वो क्या होनी है? लेस होनी है। अच्छा भाई, अब ये तो हो गई बात किसकी? इशूअर की। अब हम बात करते हैं किसकी? इन्वेस्टर की बात करते हैं। बेहतरीन जानी बेहतरीन। इधर फेस वैल्यू। अच्छा, पहले मॉडल तो बताओ इन्वेस्टर का कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल, पक्का? अच्छा भाई, अब आगे आ जाओ। मैंने ये कहा कि भाई इन्वेस्टर ने कितने डिबेंचर खरीदे? 0.32। एक कितने का है? तो ये कितना आ गया? 32 आ गया। सर इसने मुझे लगता है प्रीमियम भी पे किया होगा। 3. इसने कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे नहीं की। वो अपेरेंटली ऊपर से भी पता है कि इशुएंस पे लगी है, परचेज पे कुछ भी नहीं लगा। तो सर मुझे ये लगता, अच्छा एक और बात बताओगे, मैं मान जाऊंगा सही बताया तो, अगर ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे भी करता है एक्सपेंस आउट करता? क्योंकि कौन सा है? फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाली एक इन्वेस्टमेंट कैश। एक एक मैं बेवकूफाना सवाल कर रहा हूं, सर उसके पास पैसे ज्यादा रिसीव हो रहे हैं, पे कम कर रहा है, ऐसा क्यों? ये एक इन्वेस्टर की अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, बाकी दूसरे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिसने उसको पैसे दिए होंगे। क्योंकि मैं ये इसलिए यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि एक जो नशे में होगा ना बच्चा रोजे में, वो फिर क्लास के बाद जगेगा, सर ये क्या हो रहा है, उसको पैसे ज्यादा यहाँ से कम जा रहे हैं। तो फिर ये याद रखना। सही है जी। इधर
अब आप इधर प्लीज फोकस के साथ, हाँ, ओपनिंग, इंटरेस्ट, कैश और क्लोजिंग। ओपनिंग कितना है जानी? 35.2। अच्छा, मैं दिल चाह रहा है कि 16% पे इंटरेस्ट बुक करूं। कूपन पे ही होगा ना? हाँ, तो कूपन क्या है? 16% है। अच्छा, तो 16% आप किस पे लगाएंगे? 32 पे, 32 पे, फेस वैल्यू पे। देखो, प्रीमियम तो वो तुम्हें वापस ही नहीं करेगा ना। ये तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। वापस सुनो भाई, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिलेगी वो कौन सी वैल्यू पे मिलेगी? फेस वैल्यू पे, जो आपकी जेब से गए थे। तो प्रीमियम भी तो गया था भाई, प्रीमियम तो उसके नाम के पैसे हैं, वो कभी भी आपको रिटर्न नहीं करेगा, तभी तो उसका बेनिफिट है। तो अब मुझे एक बात बताएं, मैं यहाँ पे 16% ऑफ 32 कितना आता है? 5.12। अच्छा भाई, कैश भी आएगा, ये आ गया 35.2। आप सिंपल एक मासूम सी एंट्री बनाएं, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम। अच्छा, अब सर क्या यहाँ पे रहने दूं या इसको फेयर वैल्यू पे लेके जाऊं? यार एक एक वापस से बेवकूफाना सवाल, इसमें कुछ अमोडाइज क्यों नहीं कर रहे? पीएनएल इसमें कुछ अमोडाइज करने की नीड, क्योंकि नियत है कभी भी बेच देंगे, तो इसमें कुछ भी अमोडाइज नहीं होगा। सिंपल कूपन पे इनकम, कूपन पे कैश, क्लोजिंग सेम। अच्छा, फेयर वैल्यू बताइए इसने 112। पर मुझे एक बात बताओ, 112 एक डिबेंचर की है, इसने कितने खरीदे हैं? 0.32। कितना आ गया? 0.32 मिलियन। 35 पॉइंट, तो यहां से यहां पे गेन हो गया, लॉस हो गया? इन्वेस्टमेंट डेबिट 0.64 और गेन, और जो इन्वेस्टर का आईआरआर दिया हुआ वो क्यों दिया हुआ है? कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप उसको यूज ना करें। सही है जी। अच्छा, अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसे ही होता तो आईआरआर यूज होता? पक्की बात है, क्योंकि उसमें अमोर्टाइजेशन बनती है, इसमें अमोर्टाइजेशन नहीं बनती। पहले बताओ, ये लॉजिकली क्लियर है? अच्छा, मजे की बात तो ये है कि आपने सिर्फ अभी पास पेपर किया है, 15 सवाल हमने किए होंगे या 14, बाकी 25 सवाल मेरे अपने बाकी हैं। सही जी, तो वो जमा होते जा रहे हैं, तो आप सोचें इस बात को। सही है जी, मिलते हैं अगली क्लास में जानी। अल्लाह हाफिज।